इंटरमीडिएट फास्टिंग में मसल बिल्डिंग करने का एक फॉर्मूला है। एक्चुअली ये पॉसिबल साउंड नहीं करता है, मगर आप अपने बॉडी का मैकेनिज्म को अच्छे से समझोगे और समझते हो तो ये चीज़ भी पॉसिबल है। सबसे पहले मैं आपको ये बोलूँगा कि आप वर्कआउट फास्टेड स्टेट में करें, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस होते हैं किसी लोगों का जो वो फास्टिंग स्टेट में वर्कआउट नहीं कर पाते, क्योंकि उनका रूटीन मतलब जॉब भी होता है और उनको वर्कआउट भी करना पड़ता है, तो शेड्यूल बहुत ज़्यादा टाइट होता है। मान के चलो कभी मॉर्निंग में वर्कआउट करने के लिए टाइम मिलता है, कभी इवनिंग में वर्कआउट करने के लिए टाइम मिलता है, तो इस तरह से उनका शेड्यूल एवरीडे का सेम नहीं होता है, तो उन लोगों को तकलीफ है फास्टिंग स्टेट में वर्कआउट करने के लिए। मगर मैं आपको बोलूँगा कि आप फास्टिंग स्टेट में वर्कआउट कर सकते हैं, तो आप फास्टिंग स्टेट में ही वर्कआउट करें। तो कुछ लोग मॉर्निंग में वर्कआउट करते हैं और कुछ लोग इवनिंग में वर्कआउट करते हैं। तो टाइम को हम लोग कैसे मैनेज कर सकते हैं, टाइम को कैसे हम लोग सिंप्लीफाई कर सकते हैं और फास्टिंग स्टेट में कैसे वर्कआउट कर सकते हैं, बाकी का ईटिंग विंडो जो ओपन है उसमें हम लोग कैसे हम लोग फूड कंज्यूम करेंगे, क्या फूड कंज्यूम करेंगे, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो ये वीडियो आप लास्ट तक देखें। फास्टिंग स्टेट में मैं आपको वर्कआउट करने के लिए इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि उसके पीछे रीजन है कैटेकोलोमीन। जब भी आप फास्टिंग स्टेट में रहते हो तो आपका बॉडी स्ट्रेस में रहता है, और जब आपका बॉडी स्ट्रेस में रहता है तो आपका बॉडी एड्रेनलिन प्रोड्यूस करता है, इफिटेरिन प्रोड्यूस करता है। ये अच्छा नहीं होता है, मगर ये होना इंपॉर्टेंट है। जब भी आप फास्टिंग स्टेट में रहते हो या आप वर्कआउट कर रहे होते हो तो आपका कैटेकोलोमीन ट्रिगर होता है, जिसके कारण हार्मोन सेंसिटिव लिपिसिस एक्टिवेट होता है बॉडी में, और आपका जो फैट है वो एज अ एनर्जी फ्यूल यूज होने लगता है, और आपका फैट बर्न होने लगता है और मसल प्रिजर्व होने लगता है। ये बहुत हेल्प करता है आपको लीन रखने के लिए और आपका मसल को प्रिजर्व करता है। एक और कूल बात है कि कैटेकोलोमीन आपके बॉडी में जब ट्रिगर होता है तो आपके ब्लड वेसल कॉन्ट्रैक्ट होता है। आप ये बात बोलोगे तो ये भी बात गलत है, क्योंकि हम लोग तो बहुत सारे सप्लीमेंट लेते हैं जिससे हम लोग का ब्लड वेसल का थिकनेस इंक्रीज हो। एक्चुअली देखा जाए तो ये समझना कोई सिंपल बात नहीं है। जब भी आपके बॉडी में कैटेकोलोमीन ट्रिगर होता है तो आपका ब्लड वेसल कॉन्ट्रैक्ट होता है, मगर आपका ब्लड बहुत ज़्यादा आइसोलेटेड होता है। जब आपका ब्लड बहुत ज़्यादा आइसोलेट हो जाएगा तो लार्ज मसल्स जो हम लोग के बॉडी में होते हैं वहाँ पे ब्लड का आउटपुट बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है। तो जब आपका लार्ज मसल ग्रुप में आउटपुट बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा तो आपका स्ट्रेंथ इंक्रीज होगा, और जब स्ट्रेंथ इंक्रीज होगा तो आप अच्छा न्यूट्रिशन लेते हो साथ में, तो आपका मसल ग्रुप भी बढ़ेगा, इंक्रीज होगा। नेक्स्ट थिंग है जो हम बात करना चाहते हैं वो है एमटोर। एमटोर एक एनाबॉलिक सिग्नलिंग जैसा काम करता है। हम लोगों को क्या चाहिए, हम लोगों को एमटोर को ट्रिगर करना है, इंक्रीज करना है एक स्पेसिफिक पॉइंट, एक स्पेसिफिक टाइम पे। जब एमटोर ज्यादा होता है तो हम लोगों के बॉडी में मसल बिल्ट होता है। आप समझ लो कि प्रोटीन सिंथेसिस को एक्टिवेट करता है। तो आप ये मत समझना कि पूरे दिन हम लोग एमटोर को एलिवेट करके रखेंगे तो पूरे दिन हम लोगों का मसल इंक्रीज होगा। नहीं, हम लोगों को एमटोर एक स्पेसिफिक टाइम पे हम लोगों को इंक्रीज करना है। ये इसलिए मैं बोल रहा हूं क्योंकि एमटोर काम करता है इंसुलिन के साथ। अभी हर टाइम आपका एमटोर ज्यादा रहेगा, स्पाइक्ड रहेगा, तो आपका क्या होगा कि फैट भी इंक्रीज कर सकता है, क्योंकि ये इंसुलिन के साथ पैरेलल काम करता है। ये बात डिटेल में समझा देता हूं कि जब भी इंसुलिन हाई होगा तो एमटोर भी हाई होगा, और जब एमटोर हाई होगा तो आपका मसल बिल्ट भी हाई होगा। और एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि जब आप फास्टिंग कर रहे होते हो तो इंसुलिन सबसे ज्यादा लो होता है। इसका मतलब ये हुआ 100% मैं आपको गारंटी के साथ लिख के दे रहा हूं कि जब आप फास्टिंग कर रहे तो उस समय आप मसल बिल्ड नहीं कर रहे, आप मसल को प्रिवेंट कर रहे हैं। क्या होता है जब आप फास्टिंग स्टेट में होते हो तो आपका इंसुलिन बहुत ज्यादा लो होता है और पूरे दिन आपका इंसुलिन सेंसिटिविटी इंक्रीज होता है। तो मेरा बोलने का मतलब ये है कि जब आप फास्टिंग के एंड में होते हो तो आप वर्कआउट किया करो, क्योंकि क्या होगा जब आप फास्टिंग स्टेट में आप वर्कआउट करोगे तो आपका इंसुलिन लेवल लो होगा, आपका जो इंसुलिन सेंसिटिविटी है वो डबल हो जाता है,
और इंक्रीज होता है। हम लोगों को क्या करना है, इस इंसुलिन सेंसिटिविटी को इंक्रीज करना है, जितना से ज़्यादा हम लोग इंक्रीज कर सकते हैं। तो जब इंसुलिन सेंसिटिविटी आपका बहुत ज़्यादा हो जाएगी एट द एंड ऑफ फास्टिंग, तो आप जब अच्छा फूड खाओगे, अच्छा प्रोटीन इंटेक करोगे, तो आपका इंसुलिन जो है बहुत ज़्यादा स्पाइक करेगा, डबल कैपिटलाइज हो जाएगा। जब इंसुलिन बहुत ज़्यादा आपका स्पाइक करेगा तो आपका एमटोर भी बहुत ज़्यादा स्पाइक करेगा, जिससे आपका मसल बिल्ड भी बहुत ज़्यादा होगा। तो थोड़ा सा कार्बोहाइड्रेट, थोड़ा सा प्रोटीन या ज़्यादा प्रोटीन एट दी एंड, आप जब फास्टिंग ब्रेक कर रहे हो एक पॉइंट पे, सटन पॉइंट पे, तो आपका इंसुलिन ज़्यादा स्पाइक होगा। आपका ज़्यादा इंसुलिन स्पाइक होगा तो आपका ज़्यादा एमटोर स्पाइक होगा। आपका ज़्यादा एमटोर स्पाइक होगा तो आप बहुत ज़्यादा मसल बिल्ड करोगे। अब हम लोग बात करते हैं कि एट द स्पेसिफिक पॉइंट, मतलब फास्टिंग जब हम लोग ब्रेक कर रहे हैं तो उस स्पेसिफिक पॉइंट पे हम लोग को क्या फूड खाना चाहिए। ये सिंपल है कि एट द एंड जब हम लोग फास्टिंग ब्रेक करते हैं, एट द सर्टेन पॉइंट, जो टाइम पे हम लोग ब्रेक कर रहे हैं फास्टिंग को, उस समय हम लोगों को क्या चाहिए, हम लोगों को एमटोर चाहिए जो ज़्यादा से ज़्यादा एमटोर हो, ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज हो एमटोर, स्पाइक ज़्यादा से ज़्यादा करे। तो सिंपल है, एमटोर को इंक्रीज करने के लिए हम लोगों को एक अच्छा प्रोटीन लेना पड़ेगा और उसके साथ एसेंशियल अमाइनो एसिड भी लेना पड़ेगा, जिससे आपका ओवरऑल एमटोर स्पाइक होगा। और जब ओवरऑल एमटोर स्पाइक होगा तो आप अच्छा बिल्ड करोगे मसल। आप समझ गए होंगे कि जब हम लोग इंसुलिन को स्पाइक करते हैं तो एमटोर भी स्पाइक होता है। तो एक चीज देखा जाए कि एमटोर को हम लोग स्पाइक कर रहे हैं जब इंसुलिन स्पाइक हो रहा है, तो हम लोग एक्सटर्नली और भी एमटोर को स्पाइक कर सकते हैं। देखा जाए तो एक्सटर्नल कुछ सपोर्ट लेके हम लोग और भी एसेंशियल जो अमाइनो एसिड है और अच्छा लीन प्रोटीन रख के भी हम लोग एमटोर को ज़्यादा से ज़्यादा स्पाइक कर सकते हैं। बाकी के टाइम पे मुझे एमटोर हाई नहीं चाहिए, इंक्रीज नहीं चाहिए, स्पाइक नहीं चाहिए, क्योंकि बाकी के टाइम पे आपका एमटोर ज़्यादा रहेगा तो जो एब्जॉर्प्शन होता है वो फैट का भी एब्जॉर्प्शन होता है, तो जिसके कारण क्या होगा कि आपके बॉडी में फैट इंक्रीज होगा, ट्यूमर का प्रॉब्लम होगा और भी बहुत ज़्यादा कुछ दूसरे दूसरे स्टफ है जिसका प्रॉब्लम फेस कर सकते हैं। तो मुझे जो एमटोर चाहिए, मुझे एक स्पेसिफिक पॉइंट पे चाहिए स्पाइक, और वो स्पेसिफिक पॉइंट क्या है, जब आप फास्टिंग ब्रेक कर रहे हो। एक स्टडी है जो पब्लिश हुआ था जर्नल ऑफ मेडिसिन ऑफ साइंस एंड स्पोर्ट में, कि जब भी आप अच्छा अमाउंट ऑफ एसेंशियल अमाइनो एसिड आप लेते हो फास्टिंग के एंड में, फास्ट जब आप ब्रेक करते हो, तो आपका इंसुलिन स्पाइक होता है, और इंसुलिन स्पाइक होने के कारण आपका एमटोर भी स्पाइक होता है। तो आप ऐसा मत सोचना कि आपको हाई अमाउंट ऑफ प्रोटीन चाहिए एट द एंड जब आप फास्टिंग ब्रेक कर रहे हो, कि आप स्पेसिफिक पॉइंट पे आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि एक लीन प्रोटीन रखना है और एक एसेंशियल अमाइनो एनर्जी लेना है, एसिड लेना है, जिससे आपका इंसुलिन स्पाइक हो और आपका एमटोर भी स्पाइक करे और आप अच्छा मसल बिल्ड करें। नेक्स्ट मैं आपको बोलना चाहूंगा कि जब भी आप फास्टिंग ब्रेक करते हो कि एक स्पेसिफिक टाइम पे, तो उस समय आप एक स्मॉल अमाउंट में ओमेगा 3 ऐड करें। देखा जाए जब भी इंसुलिन स्पाइक होता है तो उस समय आप नहीं चाहोगे कि ज़्यादा से ज़्यादा फैट एब्जॉर्ब हो, क्योंकि जब भी इंसुलिन स्पाइक होता है तो सेल ओपन होता है और वो गुड होता है हम लोगों के प्रोटीन और कार्ब्स के ऑब्जॉर्प्शन के लिए, मगर फैट के लिए उतना नहीं होता। तो देखा जाए तो मैं आपको बोलूँगा कि फैट तो आप एकदम इक्वेशन से निकाल दो जब भी आप फास्टिंग को ब्रेक करते हो तो, मगर एक स्मॉल अमाउंट में ओमेगा 3 रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बताता हूं कि ये क्यों इंपॉर्टेंट है। हियर इज द थिंग, ओमेगा 3 आपका प्रोटीन सिंथेसिस को इंक्रीज कर देता है। एक स्टडी पब्लिश हुआ था जर्नल ऑफ क्लिनिकल साइंस में कि प्रोटीन सिंथेसिस ऑलमोस्ट 50% इंक्रीज हो जाता है जब भी आप एक ओमेगा 3 ऐड करते हो। तो आप यहाँ पे आप समझ गए होंगे कि एट द एंड जब आप फास्टिंग ब्रेक करते हो, आप एक छोटा सा ओमेगा 3 ऐड करते हो, तो प्रोटीन सिंथेसिस 50% से ज़्यादा होता है। जब प्रोटीन सिंथेसिस 50% से ज़्यादा होगा और जब इंसुलिन स्पाइक बहुत ज़्यादा होगा, तो उसके कारण आपका जो मसल बिल्ड है वो बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि प्रोटीन सिंथेसिस 50% से इंक्रीज हो गया है। यहाँ पे मैं थोड़ा सा कार्बोहाइड्रेट के बारे में बात करूँगा। तो आपको मालूम है कि जब फास्टिंग ब्रेक करते हैं तो आपका इंसुलिन स्पाइक होता है, इंक्रीज होता है, और एमटोर इंक्रीज होता है, उसके कारण आपका मसल बिल्ड ज़्यादा होता है।
तो यहाँ पे क्या होता है, जब भी आपका इंसुलिन स्पाइक होता है तो मैं आपका जो एब्जॉर्प्शन है वो आपका प्रोटीन और आपका कार्ब्स का इंक्रीज हो जाता है। तो मैं आपको बोलूँगा कि जब आप अपना फास्टिंग को ब्रेक करते हो तो कार्बोहाइड्रेट में सॉल्ट हो गया, शुगर है और फ्रुक्टोज, उसके साथ एक लीन प्रोटीन और ओमेगा 3 को ऐड करें। अब मैं आपको बताता हूं कि मैंने आपको क्यों बोला कि आप सॉल्ट, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज को ऐड करें एक स्पेसिफिक टाइम पे जब आप फास्टिंग ब्रेक कर रहे हो। आप ध्यान से समझना इस बात को कि ग्लूकोज को बॉडी में एब्जॉर्व कराने के लिए एक ट्रांसपोर्ट मॉलिक्यूल काम करता है जिसे हम लोग बोलते हैं GLUT1, और फ्रुक्टोज को सेल्स में एब्जॉर्व कराने के लिए ट्रांसपोर्ट मॉलिक्यूल जो काम करता है उसको हम लोग बोलते हैं GLUT5। अभी आप सिर्फ ग्लूकोज आप इनटेक करते हो तो आपका जितना कैपेसिटी है ट्रांसपोर्ट मॉलिक्यूल का, मतलब GLUT1 का एब्जॉर्प्शन कराने के लिए, ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट करने के लिए, वो उतना तो कराएगा। बाकी का जो ग्लूकोज बच जाएगा, जो लेके नहीं जा पाएगा GLUT1, वो आपका ब्लड शुगर को इंक्रीज करेगा। और ये हम लोगों को नहीं चाहिए। हम लोगों को ब्लड शुगर को इंक्रीज नहीं करना है एक स्पेसिफिक टाइम पे, एक स्पेसिफिक पॉइंट पे। ब्लड शुगर को हम लोगों को लो रखना है। तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, जितने ज्यादा से ज्यादा कार्बोहाइड्रेट एब्जॉर्ब हो ये चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, पैरेलल हम लोग एक फ्रुक्टोज भी ऐड कर देंगे। उसके साथ क्या होगा, ट्रांसपोर्ट मॉलिक्यूल GLUT5 भी काम करेगा। तो GLUT1 आपका ग्लूकोज लेके चला जाएगा, GLUT5 आपका फ्रुक्टोज लेके चला जाएगा। और कम अमाउंट में हम लोग ग्लूकोज डालेंगे और कम अमाउंट में हम लोग फ्रुक्टोज डालेंगे, जिससे क्या होगा कि आपका जितना कैपेसिटी है GLUT1 का ट्रांसपोर्ट करने के लिए वो उतना ट्रांसपोर्ट कर देगा। GLUT5 का कैपेसिटी है फ्रुक्टोज को ट्रांसपोर्ट करने के लिए, उतना वो कर देगा, और आपका ब्लड शुगर भी स्पाइक नहीं होगा। आपका जो कार्बोहाइड्रेट का जो एब्जॉर्प्शन है वो डबल हो जाएगा। GLUT1 आपका ग्लूकोज ले जाएगा, GLUT5 आपका फ्रुक्टोज लेके चला जाएगा। और ये क्या तब क्या होगा, आपका इंसुलिन स्पाइक होगा और आपका एम्टोर फिर स्पाइक होगा, इंक्रीज होगा, जिसके कारण आपका मसल बिल्ड भी ज़्यादा होगा और अच्छे अमाउंट में होगा। अभी सॉल्ट हम लोग ने ऐड किया था, मैंने बोला सॉल्ट, फ्रुक्टोज और ग्लूकोज ऐड करो लीन प्रोटीन के साथ और ओमेगा 3 के साथ। सॉल्ट ऐड करने के पीछे रीजन ये है कि फ्रुक्टोज तो डायरेक्ट एब्जॉर्ब हो जाता है लीवर से, मगर ग्लूकोज डायरेक्ट एब्जॉर्ब नहीं होता है लीवर से, इसलिए हम लोग सॉल्ट ऐड करते हैं और सॉल्ट हेल्प करता है ग्लूकोज को एब्जॉर्ब कराने के लिए। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि 15 ग्राम फ्रुक्टोज लीजिए और 30 टू 40 ग्राम ऑफ ग्लूकोज लीजिए कार्ब से। फ्रुक्टोज में आप ऑरेंज ले सकते हो और ग्लूकोज में आप एक सिंपल आप राइस भी ले सकते हो। यहाँ पे एक और इंटरेस्टिंग रीजन है कि आप वर्कआउट फास्टिंग स्टेट में ही करें, और उसके पीछे है माइक्रोकॉन्ड्रियल डेंसिटी। माइक्रोकॉन्ड्रिया एक जगह है जहाँ पे एनर्जी क्रिएट होता है। एक्चुअली बोल सकते हैं कि जहाँ पे एटीपी रहता है, और एटीपी वो चीज़ है जो आपके बॉडी में एनर्जी को क्रिएट करता है। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, माइक्रोकॉन्ड्रिया एक जगह है जहाँ पे एटीपी रहता है और एटीपी आपके बॉडी में एनर्जी को क्रिएट करता है। हम लोग जब भी वर्कआउट करते हैं तो हम लोग को ऐसा लगता है कि एम्टोर इलावेट हो रहा है, इंक्रीज हो रहा, और आपको मालूम है कि एम्टोर एक एनाबॉलिक सिग्नलिंग पाथवे जैसा काम करता है। बट जब हम लोग वर्कआउट करते हैं तो हम लोगों का एम्टोर टर्न ऑन होता है, और एम्टोर टर्न ऑन हुआ इसका मतलब प्रोटीन सिंथेसिस होगा, राइट। और ये एक्चुअली बात ट्रू है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको फूड कंजम्पशन करना है। आप सोच रहे होंगे कि मैं आपको बोलूंगा कि ड्यूरिंग वर्कआउट और कोई फूड कंजम्पशन करो या कोई मिल्क शेक पी लो, ऐसा आप सोच रहे होंगे कि मैं बोलने वाला हूं। नहीं, मुझे कोई भी मैटर नहीं करता है कि आपका एम्टोर टर्न ऑन हुआ है ड्यूरिंग वर्कआउट। हम लोगों को क्या चाहिए, हम लोगों को चाहिए एम्टोर सबसे ज्यादा स्पाइक हो जब हम लोग फास्टिंग ब्रेक करें। तो ये हम लोगों का मेन मोटिव है। और रिसर्च में देखा गया है कि बॉडी खुद का फूड यूज करता है एनर्जी के लिए जब आप वर्कआउट कर रहे होते, और ये सब के पीछे है AMPK। AMPK हम लोग के बॉडी में रिजर्व फ्यूल गेज जैसा काम करता है। AMPK जब हम लोग के बॉडी में बहुत हाई रहेगा तो हम लोग जो भी फूड खा रहे हैं या नहीं भी खा रहे तो वो फूड का जो एनर्जी है कंजम्पशन कम होगा, बॉडी उस फूड से एनर्जी कम अब्जॉर्ब करेगा। जब भी AMPK हाई होता है तो हम लोगों का जो बॉडी का जो एम्टोर है वो ऑफ हो जाता है, मतलब AMPK हाई हुआ तो AMPK के कारण अपना एम्टोर ऑफ हुआ। एक्चुअली बेसिकली इसे आप समझो
कि जब भी AMPK हाई हुआ, मतलब AMPK क्या करता है, अपने ब्रेन में सिग्नल देता है कि हम लोगों के बॉडी में फूड नहीं है, तो हम लोगों के बॉडी को एनर्जी चाहिए, तो वो एनर्जी फैट से लेना है। तो ये सब जो होता है प्रोसेस, ये कब प्रोसेस होता है, जब आप फास्टिंग स्टेट में रहते हो और फास्टिंग स्टेट में आप वर्कआउट कर रहे होते हो। तो फास्टिंग स्टेट में आप जब वर्कआउट कर रहे होते हैं तो आपका एम्प्टोर इलेवेट होता है, और जो एम्प्टोर इलेवेट होता है मतलब एम्प्टोर एक्चुअली स्टार्ट होता है। तो अभी आपके बॉडी में एक्चुअली फूड है नहीं, तो क्या होगा, AMPK आपके ब्रेन को सिग्नल देगा कि अपने बॉडी में तो फ्यूल है नहीं, मतलब फूड है नहीं, तो अभी हम लोगों को एनर्जी की रिक्वायरमेंट है क्योंकि आप वर्कआउट कर रहे हो। तो AMPK के कारण आपका जो फैट है बॉडी में वो यूज होगा एज ए एनर्जी सोर्स, और आपका जो एम्प्टोर है जो चालू हुआ था ड्यूरिंग वर्कआउट जब आप फास्टिंग स्टेट में कर रहे थे, वो हो जाएगा टर्न ऑफ। और एक इंटरेस्टिंग काम करता है AMPK आपका माइक्रोकॉन्ड्रियल डेंसिटी को इंक्रीज कर देता है। अभी मैंने आपको बताया था कि माइक्रोकॉन्ड्रियल डेंसिटी क्या होता है। माइक्रोकॉन्ड्रियल डेंसिटी में ATP रहता है और ATP एनर्जी क्रिएट करता है। तो जब आपका बॉडी में माइक्रोकॉन्ड्रियल का डेंसिटी को इंक्रीज कर देगा तो ज़्यादा से ज़्यादा ATP आपके माइक्रोकॉन्ड्रिया में रहेगा, और जितना ज़्यादा ATP रहेगा उससे ज़्यादा एनर्जी क्रिएट होगा। तो जब बहुत ज़्यादा एनर्जी क्रिएट होगा तो इसका मतलब आपका जो मसल डेंसिटी है, मसल ग्रोथ है, स्ट्रेंथ है, ये सब भी टाइम के साथ इंक्रीज करेगा। एट द एंड मैं आपको ये बोलूँगा कि आपको इंटरमीडिएट फास्टिंग करना है, चाहे आप 16 आवर का करो, चाहे आप 20 आवर का करो, या आप 24 आवर का करो। जब आप इंटरमीडिएट फास्टिंग करते हो और इंटरमीडिएट फास्टिंग के एट द एंड में आप वर्कआउट करते हो तो आपका AMPK हाई लेवल पे चला जाता है, ड्यूरिंग वर्कआउट एम्प्टोर आपका लो लेवल पे रहता है, और उसके कारण आपका फैट यूज होता है एज अ एनर्जी सोर्स। अब आप जब फास्टिंग ब्रेक करते हो तो आपका एम्प्टोर सूट होता है, आपका इंसुलिन सूट होता है, तो जो भी आप कंजम्पशन करते हो फूड का, और मैंने आपको बताया कि एट द एंड जब आप फास्टिंग ब्रेक कर रहे हो आपको कंजम्पशन करना है फूड में। आपको अच्छा कार्ब्स लेना है जिसमें आपको सॉल्ट लेना है, आपको उसमें ग्लूकोज लेना है, उसमें आपको फ्रुक्टोज लेना है, आपको एक अच्छा लीन प्रोटीन रखना है, और उसके साथ आपको एक छोटा अमाउंट में ओमेगा 3 रखना है। और लास्ट में एक पॉइंट है कि जो मॉर्निंग में वर्कआउट करते हैं उनका एक कंफ्यूजन होता है कि तो मैं फास्टिंग कैसे करूं। फास्टिंग का तो टाइम हो जाता है मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक 16 आवर, तो मैं ये कर सकता हूं, तो मगर जो मॉर्निंग में वर्कआउट कर रहे हो वो कैसे फास्टिंग करेंगे। तो मैं आपको बोलूंगा आप फास्टिंग चाहे आफ्टरनून से स्टार्ट करें या इवनिंग से स्टार्ट करें, आप टाइम कैलकुलेट कर ले 16 आवर 18 आवर जो भी आपका फास्टिंग, आपको इंटरमीडिएट फास्टिंग करना है। तो अब जब नून से आप स्टार्ट कर रहे हो फास्टिंग अपना, तो नेक्स्ट डे नेक्स्ट मॉर्निंग आप वर्कआउट कर लो एट द एंड। उसके बाद जो आप मील ब्रेक करोगे, जो आप ब्रेकफास्ट करोगे, वहाँ पे आपका फर्स्ट मील रहेगा। वहाँ पे आप जो भी है अपना प्रोटीन, आपका लीन कार्बोहाइड्रेट, आपका ओमेगा 3, ये सब चीज़ कंजम्पशन आप मॉर्निंग में करो अपने ब्रेकफास्ट में। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो हम लोग जल्दी ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, टेक केयर।